हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे सब लोग? स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने दो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में स्टडी किया था, बोले तो मम्स और रूबेला। वहाँ जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं या आए हुए हैं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की हमारी जो क्लास होगी वह चौथे नंबर की कम्युनिकेबल डिजीज आपके लिए लेकर आई है, और यह जो डिजीज है कंटाजियस डिजीज भी कह सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर भी ये इंक्लूड होती है, क्योंकि इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वह अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और बाय द ब्लड कंटैक्ट के द्वारा होता है। डिजीज का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आइएगा इस डिजीज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वे सारे हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका पूरा कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस बीमारी का नाम मैंने आपके सामने लिखा है एड्स। फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या कह रहे हैं हम इसे? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फर्स्ट कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। बहुत सारे मेरे साथी इसे क्या समझते हैं कि एड्स एक कारक का नाम है। यह नहीं है, HIV नाम है इसके वायरस का। जो बीमारी है उसका नाम है एड्स। बीमारी भी नहीं बोले इसे, यह तो बीमारी का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो यह तो सिंड्रोम है, अर्जित बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम है जो हमें देखने को मिलते हैं इम्यून सिस्टम में कमजोरी की वजह से। दैट्स वाई कॉल्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो आइएगा इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिजीज को, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट हम बात करें इसके बारे में तो याद रखना है, जो वर्ड यहां आया है सिंड्रोम। क्या है ये? सिंड्रोम। तो यहां याद रखना है सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम का जो एक ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम कह देते हैं। कहने का मतलब है यहां पर बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलने वाले हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। दूसरी बात यहां है दैट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट है इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो यहां इस वर्ड को भी समझना जरूरी है। इम्यूनोडेफिशिएंसी का इनडायरेक्ट मतलब यहां है डिक्रीज CD4 सेल। CD4 सेल का घट जाना दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है। यहां पर जो CD4 सेल्स है हमारी वह क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं। कौन सी सेल? CD4 सेल्स। क्लियर है? CD4 सेल्स घट जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए बोला जाता है इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब बात करते हैं हम यहां पर इंपॉर्टेंट बात इसके एजेंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसका एजेंट वायरस का नाम, जो कारक है इसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोवायरस। एड्स बीमारी का जो कारक है उसका नाम क्या है? जवाब देंगे ह्यूमन इम्यूनोवायरस है। चलिएगा यह तो ठीक है, और क्या जरूरी बातें इससे रिलेटेड? यह जो HIV वायरस है इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। अगर मैं इसके जीनस की बात करूं कि यह कौन से जीनस से आता है, तो याद रखना है लेंटिवायरस। क्या बोलते हैं? लेंटिवायरस। यह इसका
जीनस है। अगर बोला जाए इसकी फैमिली बताओ, फैमिली, तो याद रखना है यह रिट्रोवायरस फैमिली से आता है। कौन सी फैमिली से? रिट्रोवायरस फैमिली से। कैसा वायरस है? याद रखना है आरएनए वायरस है। कैसा है? आरएनए। आरएनए में भी कैसा? याद रखना है सिंगल आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसा है भाई? आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ध्यान दीजिएगा, हम पॉइंट बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, इसके नाम से निकाला। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब कौन सी सेल प्रभावित होती हैं? CD4 सेल आप कहेंगे। और याद रखना इनका लेवल HIV एड्स में 200 से कम चला जाता है, MM3। क्लियर है? 200 से कम आपको नजर आएगा CD4 सेल्स। फिर हम एजेंट पर आ गए थे। एजेंट पर सवाल आ सकते हैं। MCQ पहला, एड्स का कारक क्या होता है? आपका जवाब होगा एड्स का कारक है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बोले तो HIV। इसका जीनस बताओ, तो बताना है लेंटिवायरस। बोलना है फैमिली, बोलो रिट्रोवायरस। आर कैसा है? DNA है या RNA? बोलना है RNA वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस ये होता है। चलिएगा आगे बात करते हैं। इसके अलावा इस वायरस में क्या विशेषता है स्पेशल? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मल बहुत सारे वायरस भी आते हैं, हमने बहुत सारे वायरस पढ़े हैं, बहुत सारे वायरस की से जनित बीमारियां आती हैं। ऐसा क्या है इस बीमारी में, क्या है इस वायरस में कि हमारी बॉडी इस वायरस के खिलाफ दोनों हाथ खड़े करके खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती? ऐसा क्या है इस वायरस में? वाई दिस कोलाबेरी डी? ऐसा क्यों? अरे इतनी सारे इन्फेक्शन होते हैं, इतने सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, हम उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, लड़ता है शरीर, लेकिन इसमें तो दुबकी हुई बिल्ली बन जाता है बॉडी। क्यों? क्या वजह है इस वायरस में? क्या खासियत है इस वायरस की? और दूसरी बात है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इस वायरस से रिलेटेड बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला फैक्ट, यह जो वायरस होता है यह ह्यूमन बींग्स में अफेक्ट हो रहा है। लोगों का मानना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। बिल्कुल फैक्ट बोलते हैं, होता है। डेटा कहेगा 87% संभावनाएं होती हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में। वे व्यक्ति जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, सेक्सुअल पार्टनर, उनमें नजर आता है HIV एड्स। लेकिन बात मैं अगर करूं कि यह जो वायरस है, यह वायरस ह्यूमन में है, क्योंकि आपने देखा ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, आदमियों में बीमारी कोज करता है। आपने जानवरों को देखा होगा, गाय, भैंस, बकरी, इन सभी में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है। क्या कभी आपने उनमें देखा कि उनमें HIV एड्स हो? नहीं। क्या वजह है? ह्यूमन बीइंग में ही होता है। दूसरा पॉइंट, आदमियों में हो रहा है, मानते हैं बीमारी हो सकती है, हमारे अंदर स्पेसिफिक कोई थ्रेड होगा इसके लिए, लेकिन फिर बॉडी इसके खिलाफ इम्यूनिटी क्यों नहीं बना रही? क्यों यह बीमारी क्यूरेबल नहीं है? क्या वजह है इसकी? ये सारे पॉइंट हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कंसेप्ट है वह ध्यान से सुनिएगा। इस वायरस में विशेषताएं होती हैं। इस वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का कवर है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ कवर होता है। प्रोटीन के कैप्सूल से घिरी हुई रहती है यह वायरस, इसलिए हमारी बॉडी इसे पहचान पाने में बहुत ज्यादा समर्थ नहीं हो पाती। ध्यान दीजिएगा, एक सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर बोले कि सबसे ज्यादा धोखा किस इंसान का मिलता है हमें, या सबसे दुखदाई धोखा किसका होता है, तो अपनों का धोखा। अरे जो लोग अपने होते हैं या अपने बनकर धोखा देते हैं वो ज्यादा दुखदाई होता है उनकी तुलना में जो पराये होते हैं। अरे परायों का काम ही दुख देना होता है, वो कोई नई बात नहीं है। यही बात यहां HIV एड्स पर लागू होती है। यह वायरस हमारी बॉडी के साथ अंदर जाता है बॉडी में, और बहुत जल्दी बॉडी की सेल के साथ मिल जाता है। बोले तो CD4 सेल के साथ में हमारे अंदर आया, हमारे घर का परिवार का सदस्य बन गया।
अरे हमारे घर के परिवार का सदस्य जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी कैसे बनाए बॉडी बेचारी? उसे क्या पता ये पराया है, ये छल है, ये भेदी है, ये तो तुम्हें मारने आया है। उसे तो लगता है अपना घर का ही आदमी है, ये घर के आदमी के समान रहने लग जाता है वहां और अपना कुनबा बढ़ा रहा है, अपना रिप्रोडक्शन करता है और सेल्स को मारता रहता है। जब बॉडी को यह आगाज होता है कि ये तो बहुत बड़ा घुसपैठ हो गया अंदर है, तब तक तो बॉडी की हालत गंभीर हो चुकी होती है। कहने का मतलब ये अपना बनकर बॉडी में जाता है और बॉडी के सिस्टम को तहस नहस कर देता है। इसीलिए बॉडी इससे धोखा खा जाती है और बॉडी इम्यूनिटी नहीं बना पाती। क्या वजह है ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, जानवरों में नहीं होता? क्योंकि इस वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए ह्यूमन डीएनए की आवश्यकता होगी। वह तो आदमियों में मिलेगा, जानवरों में नहीं मिलेगा। CD4 सेल के अंदर जाने के बाद में यह रेप्लिकेट करता है और वहां जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये बताएंगे इसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस जड़ होती है इसकी। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से यह जब आरएनए था यह डीएनए बन जाता है और हमारा रूप धारण कर लेता है, हमारे समान नजर आने लग जाता है, हमारी बॉडी के डीएनए के समान नजर आने लग जाता है और फिर इसे बाहर निकाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं यह बीमारी क्यूरेबल नहीं है। समझ में आई बातें सारी? तो आइए इन सभी बातों के साथ शुरू करते हैं इस वायरस का जिक्र। हम बता रहे थे कि यह जो वायरस है यह इसकी सारे करैक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात कि इस वायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखना है HIV कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या रखता है अपने पास में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह अपने पास में ये स्पेशल चीज रखता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? याद रखना है यह कन्वर्ट करता है, जड़ है इसकी, कन्वर्ट करता है SsRNA को। फुल फॉर्म बताया, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। जो ये वायरस है इस वायरस को ये कन्वर्ट कर देगा किस में? इनटू DNA वायरस। याद रखना है यह इसको DNA वायरस में बदल देता है। इसीलिए कहते हैं यह एक जड़ बन, इसकी मेन जो चीज है वो यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह इस वायरस को खतरनाक बना के रखा हुआ है। तो दवाइयां हम देते हैं वह इसी के विरुद्ध देते हैं, इसे रोकने के लिए दी जाती हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एगोनिस्ट दवाइयां हम यहां देते हैं। तो याद रखना है सेलेक्टिव सीरोटोनिन, जो आप ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस जो ये होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, इसको DNA में कन्वर्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो उसमें पाया जाता है। यही इसकी विशेषता होती है और यही इसे डेंजर बनाने के लिए काम करता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इस वायरस से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में। इस बीमारी की हिस्ट्री देखिएगा आप। सबसे पहला पॉइंट, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने इसका नाम दिया, गिव नेम लाव वायरस। पहले से HIV नहीं बोलते थे, उन्होंने क्या नाम दिया? लाव वायरस, LAV, लाव वायरस। लाव वायरस का मतलब है लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, वह वायरस जिसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है लिम्फ नोड की, उसे बोलते हैं लाव वायरस। तो इन्होंने इनका नाम रख दिया लाव वायरस। सबसे पहला काम। फिर समय प्रोग्रेस करता रहता है। दूसरा,
फिर इसका नाम पड़ा HTLV, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस। आज भी इंडिया में मोस्ट कॉमन है ये। इंडिया में मोस्ट कॉमन है HTLV, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस। थर्ड भी बोलते हैं HTLV, थर्ड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड। क्लियर है। फिर तीसरा माइलस्टोन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सिनोमी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनोमी, इसने नाम दिया HIV, इस गिव नेम HIV। तो इसका नाम HIV किसने दिया? ध्यान दीजिएगा, इसका नाम HIV दिया गया था किसके द्वारा? जो मैंने बोला है उसके द्वारा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टॉक्सोनोमी के द्वारा। पहले से कुछ अलग अलग नामों से जिक्र करते थे, कोई इसे लाव बोलता था, कुछ इसे HTLV थर्ड बोलते थे। यह तो इसके वायरस की हिस्ट्री हो गई। चलिएगा फिर इसके केसेस की हिस्ट्री बताते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम फर्स्ट केस बोले तो इंडेक्स केस इन वर्ल्ड, संसार में पहला केस 1981 में मिला USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसमें पहला केस मिला HIV एड्स का। फिर फर्स्ट केस इन इंडिया, इंडिया में पहला केस मिला चेन्नई में, पहला केस मिला चेन्नई में। कब मिला? 1986 को। 1986 में पहला केस चेन्नई में। याद रखना है कि चेन्नई में मिला पहला केस, या C4C चेन्नई। क्लियर है? पहला केस चेन्नई में। क्लियर? इसके अलावा फिर फर्स्ट केस इन राजस्थान, राजस्थान में मिला था पुष्कर में। पुष्कर अजमेर के पास पड़ता है, एक धार्मिक स्थल है, वहां पर मिला यह है 1987 में। फिर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी आ गया, नेशनल कंट्रोल एड्स प्रोग्राम, यह भी आया 1987 में ही। HTLV ग्रुप थर्ड, इसके बाद में इंटरनेशनल कमेटी टॉक्सोनोमी ने नाम दे दिया HIV। फर्स्ट केस वर्ल्ड में 1981 USA में, फर्स्ट केस इंडिया में चेन्नई में, फर्स्ट केस राजस्थान में पुष्कर में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में आ गया था। चलिएगा उसके बाद बात करते हैं हम, और नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं किससे रिलेटेड, इसी की हिस्ट्री को आगे लेके चल रहे हैं। कितने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे? तो हमने डिस्कस किए टोटल 7 पॉइंट्स।
अब बात करते हैं 7 पॉइंट के बाद में 8th पॉइंट। 8वां पॉइंट हमारा है यहां पर कि आपका जो HIV है, इस HIV के लिए कुछ पर्टिकुलर 87 तक हमने बात की, कंट्रोल प्रोग्राम बन गया। फिर आ गए थे नाको के बारे में। क्या था? नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको आया 92 में। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब आया नाको? याद रखना है 1992 में। और इसका जो सिंबल होता है जिससे इसे प्रदर्शित करते हैं वह सिंबल है रेड रिबन। रेड रिबन, लाल फीता, इसका निशान होता है ऐसा। इट इज ए सिंबल ऑफ नाको। रेड रिबन इज सिंबल ऑफ नाको। यह नाको का सिंबल है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको कब आया? 1992 में। चलिएगा आगे बात करते हैं। फिर 9वें नंबर पर चल रहे हैं। 1992 में ही आया NACP फेज फर्स्ट। अभी फेज वाइज चल रहा है। NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट 1992, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फर्स्ट। फिर उसके बाद 1998, 1 जनवरी 1998 को जो प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स थे उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन, यानी उन्हें रोक देना। कब? 1/1/1998 को। फिर 1999 में आ गया नाको, NACP, नॉट नाको, NACP फेज। ये फेज फर्स्ट थी, ये फेज सेकंड आ गई। NACP फेज सेकंड। फिर नेक्स्ट 12वें नंबर पर बात करते हैं सन 2002 की। सन 2002 में आया नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी। नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी कब आई? 2002 में। नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी 2002। फिर आया 12 डिस्कस कर चुके हैं। 13वां पॉइंट 2004 ART आ गई थी, दवाइयां ART इन इंडिया। भारत में एड्स की दवाई एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी आ गई 2004 में। फिर 2006 में आ गई ART बच्चों के लिए, फॉर पीडियाट्रिक बोले तो चिल्ड्रंस, ART आ गई उनके लिए। फिर 15वें नंबर पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट, आपका जो यह होता है एड्स, इसके अंदर ही नया बदलाव हुआ और
2007 में आपको NACP की फेज नंबर 3 देखने को मिल गया। फेज वाइज चल रहा है, फेज 3 आ गई, NACP फेज 3 आपका देखने को मिला। कब? याद रखना है 2007 में, 2007। फिर कंटिन्यू बात कर रहे हैं आपका 16वें नंबर पर 2007 के बाद में 2014 जो था, उस 2014 में 12 फरवरी वैलेंटाइन डे था 14 फरवरी को, उससे 2 दिन पहले याद रखना। 12 फरवरी 2014 को फेज NACP की फेज नंबर 4 आ गई थी। NACP फेज NACP की फेज 4। इंडिया अभी कौन सी फेज में है? याद रखना है प्रेजेंट में इसी फेज में है। इंडिया प्रेजेंटली इसी फेज में है। भारत में अभी NACP की कौन सी फेज चल रही है? यही फेज चल रही है, 21 तक यह फेज चलेगी। उसके बाद में आपको चेंज मिल जाएगा फेज नंबर 5। उसके अलावा 2017 में आया नेशनल एड्स कंट्रोल एक्ट। नेशनल एड्स कंट्रोल एक्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल एक्ट आ गया सन 2017 में। तो एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्रियां हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। नाको, NACP की फेज, उसके अलावा ART के बारे में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द हिस्ट्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं। इसके सवाल एग्जाम में जो आए हुए हैं एड्स से रिलेटेड। पहला, कौन सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है एड्स में? याद रखना है सेलुलर इम्यूनिटी। क्लियर है? यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी डिक्रीज इन एड्स। यह क्वेश्चन है CHO का, 2-3 बार पूछा जा चुका है, सेलुलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट MCQ कि HIV एड्स में CD4 का रेशियो कितना हो जाता है? तो CD4 रेशियो CD8। नॉर्मल की बात करें तो यह होता है 2:1। यह नॉर्मल है। एक स्वस्थ मनुष्य में यह रेशियो होता है, लेकिन 1:1 यह हो जाता है प्रेगनेंसी में। अगर गर्भावस्था है तो यह 1:1 रेशियो हो जाएगा और 1:2 रेशियो हो जाता है एड्स में। कहने का मतलब है CD4 सेल्स घट जाती हैं किसके अंदर? तो बता देना है एड्स के अंदर। क्लियर है? कि नॉर्मली जो इनकी नॉर्मल CD4 है आपने पढ़ी भी होंगी। नॉर्मल CD4 हम मानते हैं 500 से लेकर 1500 mm³, लेकिन एवरेज बोले तो 950 mm³ रहती हैं। इसके अंदर कितनी हो जाती हैं एड्स में? 200 से कम चली जाती हैं। तो CD4 इन एड्स में CD4 का लेवल कितना रहता है? 200 से कम चली जाती हैं आपकी CD4 सेल्स। क्लियर है? 200 से कम रहेंगी CD4 सेल्स HIV एड्स में, और रेशो के हिसाब से 1:2 रहता है एड्स के अंदर। उसके अलावा आपका जो एड्स है, एक बात और याद रखना है, एड्स जो वायरस है HIV वायरस है 2 प्रकार का होता है। HIV वायरस के टाइप बता रहा हूं। बहुत कम लोगों को पता है कि यह वायरस जो है यह 2 प्रकार का है, लेकिन हम बता रहे हैं ये 2 प्रकार का रहता है। एक है HIV फर्स्ट, एक है HIV सेकेंड। HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड 2 प्रकार का वायरस है।
HIV फर्स्ट और HIV सेकंड, दो प्रकार का यह वायरस होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपका नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, तो हम बात करेंगे इसका जो वायरस है उस वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वायरस जो है उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका वायरस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसकी स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ध्यान दीजिएगा जो बातें हमने करी हैं ये सारे पॉइंट यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो होती है यह रिसेप्टरों के साथ मिलने के लिए बहुत जरूरी है। जब यह CD4 सेल के साथ जाता है तो उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनके साथ मिक्स होने में काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। GP का फुल फॉर्म है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसके अलावा आपकी 41 भी होती है। एक कोर एंटीजन होता है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है 18 महीने पहले, इसे बोलते हैं P24 कोर एंटीजन। P24 कोर एंटीजन। एक होता है इंटीग्रेश। इंटीग्रेश क्या करता है? इंटीग्रेश का काम रहने वाला आगे जो आपका DNA है उसे एक्टिवेट करने का काम रहने वाला होता है इंटीग्रेश का। तो इंटीग्रेश एक्टिवेट करेगा DNA को। उसके अलावा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है जस्ट बताया था, आपके RNA को DNA में कन्वर्ट करने का काम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का होता है। और आपका जो HIV है ये देखिएगा, ये वायरस जो है वह सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ssRNA बोले तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इसके अंदर जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल एक ही थ्रेड है आपके वायरस का, जिसे हम ssRNA बोल रहे हैं। इसके ऊपर लिपिड की एक लेयर बनी हुई है, लिपिड लेयर से मिला हुआ रहता है। इस पर कोर प्रोटीन होती है GP120, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोटीन है GP120 और 41। अंदर जो कोर प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं P24 कोर प्रोटीन। तो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन 120, इंटीग्रेश, P24 कोर एंटीजेंस, ssRNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सारी चीजें इस स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। अगर मैं इसके लाइफ साइकिल की बात करूं, इसके साइकिल की बात करूं ये कैसे अफेक्ट होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री बताता हूं कैसे ये ट्रांसमिशन होने वाली है, कैसे ये ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करने वाला है। सबसे पहले हम बात करें, यह जो वायरस है जो आपके सामने मैं दिखाया हूं, इस वायरस की स्ट्रक्चर, यह वायरस हमारी बॉडी के संपर्क में आएगा, मतलब बॉडी में एंटर हो जाएगा। रूट अलग अलग हो सकते हैं, आप निडल्स के द्वारा इंसर्ट हो सकता है, अब रिस्क की जो ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके द्वारा ये ट्रांसफर हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, बाय ए डिफरेंट मोड उनके द्वारा ये ट्रांसफर हो सकता है। अब जब ट्रांसफर हो गया, बॉडी में चला गया, उसके बाद क्या होना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही ये बॉडी में जाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है यह आइडेंटिफाई करती है, पहचान करती है इसकी किसके रिसेप्टर पर, और जब जो रिसेप्टर होते हैं CD4 सेल्स पर CCR5 रिसेप्टर होते हैं, वहां हम बात करेंगे रिसेप्टरों का, CCR5 और CXCR4 ये रिसेप्टर होते हैं, को रिसेप्टर बोलते हैं इन्हें। ये CD4 सेल पर पाई जाते हैं, इन पर काम करेगा आपका यह वाला, यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 इस पर इन्हें आइडेंटिफाई करता है और फिर इनके साथ में फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होकर अंदर प्रवेश करेगा, इसके अंदर आपका जो CD4 सेल है उसमें ये घुस जाएगा, हमारी बॉडी के सेल में ये घुस जाएगा। जब बॉडी में प्रवेश कर जाता है यह वायरस,
तो फिर इसके पास में उपस्थित है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे ही ये बॉडी में जाता है इसके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, तो हम बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए वायरस था यह कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए वायरस में। वजह कौन है, कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यह जो डीएनए वायरस है जो CD4 सेल में अभी उपस्थित है इसके साथ नेक्स्ट रिएक्शन करेगा इंटीग्रेश, और इंटीग्रेश क्या करेगा, इस डीएनए को एक्टिवेट कर देगा, और जैसे डीएनए एक्टिवेट होगा तो फिर मैसेंजर आरएनए का फंक्शन होगा, और मैसेंजर आरएनए क्या कराएगा, इसे एक प्रकार से वापस पुनः रेप्लिकेशन चालू कर देगा, रेप्लिकेशन होंगे और आपका नए नए वायरस का निर्माण होने लग जाएगा। हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर जो CD4 सेल है उनका डिस्ट्रक्शन होगा और इस वायरस का कुनबा बॉडी में बढ़ने लग जाता है, और जो सिचुएशन डेवलप हो जाएगी वो बहुत खतरनाक होगी। इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक्सपोजर के बाद में इस सीरीज क्रम में इसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। तो किस किस की इंपॉर्टेंट भूमिका है, इन रिसेप्टरों की भूमिका है, इस ग्लाइकोप्रोटीन की भूमिका है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की भूमिका है और इंटीग्रेश की भूमिका होती है। इस साइकिल को भी हम पढ़ते हैं। आइए कि ये साइकिल कैसे गुजरता है पहले समझने का प्रयास किए, फिर मैं लिखवा दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था यह आपका वायरस है, ध्यान दीजिएगा, यह कोरोना के समान जो इसकी कोर प्रोटीन दिख रही है, देखो ये सेम ऐसा वायरस है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इस वायरस की ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीनों को हम क्या बोल रहे थे बेटा, अभी जस्ट मैंने बताया, इसका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन 120। यह ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है वो कोर रिसेप्टर के साथ मैच करती है, और कोर रिसेप्टर ये तुम्हारे रहे CXCR4 और CD4 सेल्स। CD4 सेल के रिसेप्टर में दूसरा है CCR5। कितने रिसेप्टर होते हैं, 2, CXCR4 और CCR5। और कौन सी सेल है ये, CD4 सेल। ध्यान दीजिएगा कौन सी सेल है, CD4। यह वायरस हम बॉडी में जाने के बाद कौन सी सेल पर अटैक करता है, CD4 सेल पर। किसकी सहायता से अटैक कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 की सहायता से। कौन से रिसेप्टर पर काम करता है, तो CXCR4 रिसेप्टर पर और CCR5 रिसेप्टर पर। जब ये रिसेप्टर पर काम करेगा तो फिर क्या प्रोसेस चालू होता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस पूरी समझा रहा हूं। ये वायरस है और यह आपका क्या था, CD4 सेल। ये कौन सी सेल है, CD4 सेल। ये जो मैंने बड़ा किया है इसी का मैं, इसका प्रोसेस है छोटा वाला, यह अंदर प्रवेश हो गया। फर्स्ट एंट्री देखो, बॉडी इसकी सेल में प्रवेश हो गया, बोले तो CD4 सेल में चला गया है। जैसे CD4 सेल में जाता है उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो जब फ्यूजन हो गया उसके बाद जैसे अंदर जाएगा, मैंने कहा था ये एक स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। सबसे पहले काम कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यही तो जड़ है इस बीमारी की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसने क्या करना है, इसने इस sRNA वायरस को बदल देना है DNA वायरस में। मतलब RNA इज कन्वर्ट इनटू द DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। और अब ये जो DNA वायरस बन गया, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, और यह मल्टीप्लिकेशन करेगा, बोले तो रेप्लिकेशन करेगा, और अपनी नए नई जो प्रोसेस है, नई नई जो थ्रेड है वो बनाना स्टार्ट कर देगा, और इसकी साथ काम करेगा इंटीग्रेस, इसे एक्टिवेट करने में काम करेगा। इंटीग्रेशन जो वर्ड लिखा है उसमें याद रखना है, इंटीग्रेश यह काम करेगा, इसे एक्टिवेट करवाएगा और बोलेगा कि तू बना अपनी नई नई प्रोडक्ट, और फिर रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर असेंबली बन जाएगी, वायरस का रूप बन जाएगा, वायरस की बिल्डिंग हो जाएगी, और बाद में ये दोबारा वायरस, यही ऐसा का ऐसा वायरस निकलेगा। मतलब ब्रस्ट होगी, सेल टूटेंगी और वायरस का प्रोडक्शन होता रहेगा। सेल में से ही वायरस बन रहा है। कहने का मतलब है बॉडी के अंदर ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। CD4 सेल में ये लफड़ा कर रहा है। इसी वजह इस चीज को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV का लाइफ साइकिल है, कहां संपन्न हो रहा है, CD4 सेल में संपन्न हो रहा है। अंदर प्रवेश भी करता है और बाहर भी निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेप्लिकेशंस है वो बहुत फास्ट गति से होता है और खतरनाक साबित होता है आदमी ह्यूमन जनरेशन के लिए।
बहुत ज़्यादा खतरनाक है वायरस। इसी वजह से कहा जाता है कि यह डिजीज इज ट्रीटेबल बट नॉट क्यूरेबल। तो आइएगा, जो हमने समझा है उसको हम लिख लेते हैं और लिखना चाहेंगे इस प्रोसेस को, कि इस प्रोसेस में क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। आपको बोलना है, जो हमने पढ़ा है वही हमें लिखना है। सबसे पहले HIV, स्टेज नंबर फर्स्ट, HIV एंटर इनटू बॉडी, एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी। आदमी की बॉडी में इसका प्रवेश हो गया। क्लियर है? वायरस अभी कहाँ है? आदमी की बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में है। बदलाव क्या होगा? बदलाव तो बहुत कुछ होगा। देखते हैं क्या होना है। सबसे पहले जब ये बॉडी में गया, याद रखना है कि आइडेंटिफाई करेगी रिसेप्टर को कौन? आइडेंटिफाई द रिसेप्टर, आइडेंटिफाई द रिसेप्टर्स। ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर कौन कौन से थे? तो मैंने कहा था CCR5 एंड CXCR4। कहाँ है ये? आइडेंटिफाई द रिसेप्टर्स CCRS5 एंड CXCR4 ऑन CD4 सेल। CD4 सेल किसके द्वारा ये हो रहा है? बाय ग्लाइकोप्रोटीन, बाय ग्लाइकोप्रोटीन 120। जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, यह ये काम कर रही है, इसे पहचान कर रही है कि कहाँ इसे जाना है, यह पहचान कर लेती है। चलिएगा, पहचान हो गई, अब काम शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यह क्या करेगी उसके बाद में, कंटिन्यू कर रहे हैं। बॉडी में प्रवेश, इसका बॉडी में प्रवेश बोले तो बाइंडिंग हो जाएगी रिसेप्टर के साथ में। तीसरी प्रोसेस आएगी बाइंडिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड रिसेप्टर्स ऑफ CD4, रिसेप्टर ऑफ CD4। इनके बीच में क्या हो गई? बाइंडिंग हो गई, एक दूसरे से मैच हो गए ये। फिर हो जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएंगे? ये जो मिक्सचर है ये कहाँ पहुंच जाएगा? आप कहेंगे वायरस एंटर किया, इसके बाद में वायरस एंटर करेगा इनटू CD4 सेल। वायरस कहाँ है अभी? CD4 सेल में पहुंच गया। पहले तो था बॉडी में, अब बॉडी से कहाँ पहुंच गया? CD4 सेल के भीतर पहुंच गए, अंदर पहुंच गए। यहां भी बदलाव होने वाला है। अब ये क्या करेगा? देखिएगा, जैसे ये बॉडी में पहुंचा, इसके पास एक जड़ है, एक चीज उपस्थित है जो इसको बदलेगी। और याद रखना है, यह जो SSRNA वायरस था, बोले तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, यह कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? आप कहेंगे DNA में। किसके अंदर? DNA वायरस में। कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया? CD4 सेल में, CD4 सेल के अंदर इसने इस SSRNA जो सिंगल स्टैंडर्ड था, इसको कन्वर्ट कर दिया DNA के अंदर। अब यह जो DNA वायरस बन गया, अब पहले ये कैसा था? RNA, अब कैसा बन गया है? DNA वायरस। चलिएगा, अब देखिएगा, यह जो DNA है इसे एक्टिवेट कर दिया जाता है इंटीग्रेस के द्वारा। एक्टिवेट बाय इंटीग्रेश। कौन करेगा? इंटीग्रेश। यह इसे क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। अब ये कैसा हो गया? एक्टिवेट हो गया है। और एक्टिवेट होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे यह रेप्लिकेशन चालू कर देगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया था इसकी प्रोसेस में कि जो इंटीग्रेस है वह क्या करेगा? रेप्लिकेशन शुरू करवा देगा। और रेप्लिकेशन का मतलब है इसकी फोटोकॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्टिवेट हो गया है। फिर mRNA जो है यह क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और
नेक्स्ट स्टेप जो आएगी दैट इज कॉल्ड इज द रेप्लिकेशंस ऑफ वायरस। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, आपका वायरस जो है वो रेप्लिकेट होने लग जाएगा, बिल्ड आपकी जो प्रोसेस है वो पूरा करना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है इस वायरस के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हम देखने को मिलेंगे हमें। जब HIV वायरस की हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम कहते हैं यह वायरस होता है SSRNA वायरस, बोले तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। लेकिन इसके पास कुछ स्ट्रक्चर में ही कुछ विशेषताएं हैं। पहली चीज तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरी इंटीग्रेस। इनकी वजह से यह भयानक रूप धारण करता है। बॉडी में जैसे ही अंदर जाएगा, सबसे पहले इसके पास उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है वह रिसेप्टर की पहचान करती है CD4 सेल पर। CD4 सेल जो होती है उसके रिसेप्टर, यहाँ मैंने 2 रिसेप्टर आपको बताए जिन्हें को रिसेप्टर बोल रहे हैं, बोले तो CCR5 और CXCR4। इनके ऊपर काम करेगा, इनके साथ मिक्स हो जाएगा, फिर फ्यूजन हो जाता है और फिर अंदर प्रवेश कर जाता है। बोले तो CD4 सेल में घुसेगा। अंदर जाते ही इसका जो RNA वायरस है, यह RNA जो स्ट्रैंड है यह कन्वर्ट हो जाएगा DNA में। किसकी मदद के द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा कह सकता हूं। अब यह DNA में रूप धारण कर लिया है और इसको एक्टिवेट कराने में भूमिका निभा रहा है इंटीग्रेश। बोले तो यह एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होने के बाद में इसका रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए एक लाइन में कहते हैं HIV इज ए ट्रीटेबल डिजीज नॉट क्यूरेबल, यानी कि इसका क्यूरेबल बोले तो कंप्लीट जो इसका इलाज है वह संभव नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो HIV है बोले तो एड्स इज ट्रीटेबल नॉट क्यूरेबल, ट्रीटेबल बट नॉट क्यूरेबल। मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट, अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो गया है तो आप उसको वापस पुनः नेगेटिव नहीं कर सकते। क्लियर है? ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति को नेगेटिव कर दे। मतलब कह सकते हैं इट इज नॉट ए curable disease, yes it is treatable, some medicines are available, जिडोवुडीन, लाबिवुडीन, स्टावुडीन ये यूज करते हैं। जो क्या कर रही हैं, इस वायरस की जो ग्रोथ है उसे रेस्ट्रिक्ट करेंगी, आपको एक भयानक स्टेज में जाने से रोकेंगी, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं करेंगी। पॉजिटिव मीन्स यू हैव पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसकी जो साइकिल है उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे बॉडी में प्रवेश करता है और कैसे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंस ऑफ बॉडी सिक्रेशंस। वायरस का बॉडी के सिक्रेशन में प्रेजेंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सिक्रेशनों में। तो प्रेजेंस ऑफ HIV इन बॉडी सिक्रेशंस, इन बॉडी सिक्रेशंस। बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है कि कहाँ ये रहेगा कहाँ नहीं, क्या हाथ मिलाने से फैल सकता है, क्या खाना खाने से फैल सकता है, क्या गले मिलने से फैल सकता है। तो ये सारे के सारे कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे यहाँ से। याद रखना है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में ये मिलता है, फर्स्ट नंबर पे मैं अगर लेता हूँ किसी सिक्रेशन को तो वह है आपका ब्लड। कहाँ मिलेगा? ब्लड के अंदर। उसके बाद मिलता है ये सीमन के अंदर, सीमन में इसकी प्रेजेंस होती है। इसके अलावा वेजाइनल सिक्रेशन में भी पाया जाता है, वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन। इसके अलावा CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा आपका यह वायरस आपको मिलेगा बॉडी की अदर सिक्रेशन लाइक पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। क्लियर है? इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड, बोले तो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होगा उसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट्स की कैविटी है साइनोवियल कैविटी, उसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इनमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा आपको यह मिलेगा आमनियोटिक फ्लूइड में। किसमें मिलेगा? आमनियोटिक फ्लूइड में। और फाइनली मैं कहूँ सबसे कम मात्रा में यह मिल रहा है
ब्रेस्ट मिल्क में, लेकिन पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क में। तो ये है इसका सीक्वेंस था कि अमाउंट में कहाँ कहाँ यह मिलता है। ब्लड में मिलेगा, सीमन में मिलेगा, वजाइनल सिक्रेशन में पाया जाता है, सीएसएफ में पाया जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड में पाया जाएगा, प्लूरल फ्लूइड में मिलेगा, साइनोवियल फ्लूइड में मिलता है, अमनियोटिक फ्लूइड में मिलता है और ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। अब कुछ सिक्रेशन ऐसे हैं जिनमें यह नॉर्मली नहीं मिलता है, किस अवस्था को छोड़कर, अगर ब्लड संपर्क में नहीं आया है तो। जैसे याद रखना है हमारा सलाइवा में यह नॉर्मली नहीं मिलेगा अगर कोई कट नहीं है, कोई अब्रेजन नहीं है, कहाँ आपके ओरल म्यूकोजा में। आपकी अश्रु बोले तो टीयर उसमें नहीं मिलेगा, आपके यूरिन में नहीं मिलेगा, स्टूल में नहीं मिलेगा, पसीने में नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं हाथ मिलाने से, साथ खाने से HIV नहीं फैलता है, क्योंकि इन सिक्रेशन में यह उपस्थित नहीं है। एक कंडीशन में केवल हो सकता है बोले तो ब्लड के संपर्क में आने से। इसीलिए एक बात याद रखना है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो यह GIT ट्रैक्ट के द्वारा ट्रांसफर नहीं होता है, यह फैक्ट है, आप याद रखना। अगर कोई भी व्यक्ति HIV के वायरस जो है उसको एंटर करता है या इंजेस्ट करता है थ्रू द ओरल कैविटी, अगर उसकी ओरल कैविटी में किसी भी प्रकार का कट नहीं है तो यह वायरस उसके लिए किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। यही वजह है WHO ने ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं किया हुआ है। अगर आपसे भी पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द WHO, अगर पूछा जाता है, अगर लिखा है पर्टिकुलरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो है वह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है HIV एड्स में, आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नर्सिंग इंटरवेंशन, अगर पूछा जाए या ऐसा कहते हैं आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन, तो फिर हमारा जवाब होगा बेशक हम मना करेंगे क्योंकि संभावनाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट एक और यहां ध्यान रखने का है, जब HIV की हम बात कर रहे हैं, यहां पर ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं, अगर कट या एब्रेजन है तो पूरी संभावना है। इसलिए फीमेल को एक एडवाइस देते हैं, अगर फीमेल ART ले रही है, बोले तो एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी ले रही है, तो उसमें HIV का ट्रांसमिशन जो है वह कम होगा, यानी आप उस फीमेल को कह सकते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। लेकिन अगर फीमेल ART नहीं ले रही है, आप वहां जरूर जिक्र कीजिएगा कि वह अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके बच्चे में यह बीमारी होने की संभावना हो सकती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब HIV के ट्रांसमिशन की बात आती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ सिक्रेशनों में जहां नहीं होता है, यह उपस्थित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा HIV नॉट प्रेजेंट इन फॉलोइंग सिक्रेशन। इन सिक्रेशनों में यह नहीं है। किन बातों का ध्यान रखना है? केवल ब्लड नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट मिक्स विथ ब्लड। अगर ये ब्लड के संपर्क में आ गए तो फिर प्रेजेंट हो सकता है। क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। पहला सलाइवा में नहीं रहता है। दूसरा टीयर, अश्रुओं में भी नहीं रहता है। स्वीट, पसीने में भी नहीं मिलेगा। यूरिन में नहीं मिलता है। स्टूल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो मैंने सिक्रेशंस आपको बताए हैं, इन सिक्रेशनों में इसकी उपस्थिति नहीं होती है। कहने का उद्देश्य है यहाँ ये नहीं मिलेगा, यही वजह है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से ट्रांसफर नहीं होता है जो आपके सामने है। नॉट ट्रांसफर बाई, बहुत कॉमन बातें हैं, ध्यान रखना है। नॉट ट्रांसफर बाई किसके द्वारा? जैसे हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से। अगर हैंड आप शेक कर रहे हैं तो यह ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा यूज
यूज ऑफ टॉवल, अगर HIV एड्स का जो मरीज है उसका टॉवल आप यूज कर रहे हैं तो भी ट्रांसफर की संभावनाएं नहीं है। क्लियर है। हगिंग, आप उसे गले मिल रहे हैं, उससे भी यह ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा ये आप ईट कर रहे हैं साथ में, ईट विथ HIV पेशेंट, तो भी यह ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर भी यहाँ पर ट्रांसमिशन की संभावना नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, ब्लड संपर्क में नहीं आना चाहिए। क्लियर है। चलिएगा, अब बात करते हैं इस वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है इस वायरस का। मैं कहूँ तो लगभग जितनी भी बीमारियां हम पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड इसी का होता है। दूसरे नंबर पर तुम्हारी TB और तीसरे नंबर पर लेप्रोसी देखने को मिलती है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो हम बोलेंगे कि लगभग 10 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, अप टू 10 ईयर। मतलब जो व्यक्ति है उसमें 10 साल तक इसके आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आज वायरस से ग्रसित हुआ था, आज एंट्री हुई है, हो सकता है उसकी बॉडी में, और आपको 5 साल बाद 10 साल बाद भी इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, बहुत लंबे समय बाद इसके लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। एक और एग्जाम में MCQ आता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन होता है विंडो पीरियड। इसके बारे में हम पहले भी बात करे थे जब डिजीज साइकिल मैंने पढ़ाया था कि विंडो पीरियड भी होता है HIV एड्स में, और विंडो पीरियड को हम बोलते हैं एंट्री से लेकर कन्फर्म डायग्नोसिस तक का समय, एंटीबॉडी डिटेक्शन का तक का समय विंडो पीरियड कहलाता है। और यह समय यहाँ पर 6 to 12 वीक रखा जाता है, 6 से लेकर 12 वीक है। लेकिन फिर भी याद रखना है, अगर रेंज में भी ज़्यादा प्रायोरिटी की बात आए तो 6 को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। 6 वीक मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन में मिलेगा। 6 वीक इसका क्या होता है, विंडो पीरियड। यानी कि अगर मैं कहूं आपको नीडल पिक हुई है, नीडल इंजरी हुई है और आपको इमीडिएटली टेस्ट की आवश्यकता पड़े, इसका मतलब अभी अगर आप टेस्ट करवाते भी हो आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अभी तक यह उस स्टेज में नहीं आया जहां आप इसका डिटेक्शन कर सको। वेट टिल द 6 वीक, देन आपको क्या करवाना पड़ेगा, इसका टेस्ट करवाएं और उसके बाद पता होगा कि आप पॉजिटिव है या नहीं है। इससे पहले कुछ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स जो है वो जरूर हम यूज लेते हैं, जिनके हम बारे में बात करेंगे। पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट जो यूज करते हैं। अदरवाइज कंफर्म्ड डायग्नोसिस की बात करें तो यह 6 सप्ताह होगा, बोले तो विंडो पीरियड इसका 6 वीक का होता है। ये सारी की सारी बातें हमने बात की HIV एड्स के बारे में। कंटिन्यू करेंगे इसका बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में। बोले तो इसके साइन एंड सिम्टम, बोले तो इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो 2-3 MCQ लेकर आई है एग्जाम में, इसके आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल आया, एम्स में सवाल आ चुका है पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। अगर इंजरी हो जाती है, पिक हो जाती है नीडल आपको, तो क्या इंटरवेंशन करना है, कितने घंटे में करना चाहिए, सारे के सारे सवाल डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।